दावतांश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आप सभी लोग बहुत ही मेहनत से पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे बल के बारे में। किसके बारे में? बल के बारे में। हमारा एक टॉपिक छूटा हुआ था, बल, फोर्स। तो हम आज क्लियर कर रहे हैं बल के बारे में। देखिए, बल के टॉपिक को क्लियर करने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, अच्छे तरीके से आप जान लीजिए कि चाहे इंसान हो और या वो ऊपर वाला भगवान हो, कोई भी हो, सबके लिए एक नियम होता है और उस नियम में बध करके कार्य करना पड़ता है। चाहे वो इंसान हो या भगवान। भगवान ने भी जन्म लिया, उनको भी नियम से कार्य करना पड़ा। एक राजा का लड़का होने के बावजूद उनको वन में 14 साल भटकना पड़ा। तो इस तरीके से एक नियम होता है, चाहे वो भगवान हो चाहे इंसान हो। इंसान छोटी छोटी मुश्किलों से परेशान हो जाता है। मैंने मोटिवेशन में बताया था कि इंसान छोटी छोटी मुश्किलों से परेशान हो जाता है और कहता है बहुत बड़ी मुश्किल भगवान ने दे दिया। लेकिन मान्यवर, यहाँ तो भगवान को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और अगर हम अपने जो भी चीजें हमारे पास हैं, जो भी मुश्किलें हैं, उनका कंपैरिजन करें अगर भगवान की मुश्किलों से, तो हमारा मुश्किल जो हमारा हालात है या जो भी सिचुएशन है वो बहुत बौना साबित होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इंसान हो या भगवान, सबके लिए जो है एक नियम होता है और उस नियम से हमें चलना पड़ता है। तो उसी तरीके से पढ़ाई का भी एक नियम है, एक रेगुलेशन है कि हमें रेगुलर अपनी चीजों पर फोकस करना है। अगर हमारा कोई गुड पॉइंट है या वीक पॉइंट है, चाहे जैसा पॉइंट है, उसको हमें रेगुलर देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं बल। बल पहले आपको हिंदी में बता देते हैं कि बल क्या है। बल बल शब्द कहने से ही आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास कितनी स्टेमिना है, ताकत है, यही बल है। लेकिन हम बल को कैसे करेंगे, क्या कार्य करेंगे, कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हम बल लगा रहे हैं? आइएगा देखते हैं। हम आपको सिंपल सी बात समझाना चाहते हैं कि बल, बस इतना हम कहना चाहते हैं, सबसे अलग आपको हम बता रहे हैं कि बल के लिए बस आप इतना ही कह दीजिए कि ऐसा एक बाह्य कारक, एक्सटर्नल फोर्स, एक ऐसा बाह्य कारक जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर दे, किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर दे। यानी कि अगर वो वस्तु गतिमान अवस्था में है तो उसे विरामावस्था में लाने का प्रयास करे या ले आए, या फिर कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो उसे गति अवस्था में ले जाने का प्रयास करे या गतिमान कर दे। ये होता है आपका बल। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कोई वस्तु आपका विराम अवस्था में है, उसे गति में कर दे, और गति में है तो विराम में कर दे या लाने का प्रयास करे, तो वही बल है जो किसी की अवस्था को परिवर्तित कर दे। जब भी हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं, तो अगर जैसे हम कह दें कि आप इस दीवार पर फोर्स लगाइए, बल लगाइए, तो दीवार की स्थिति में अगर आप परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो वहां का कार्य क्या माना जाएगा? वहां का कार्य शून्य हो जाएगा। वहां पे आपने कोई कार्य किया ही नहीं। लेकिन जब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तब आपका माना जाएगा कि आपने कार्य किया। तो यहां पे क्या है? बल आपका अगर विराम अवस्था में है तो आपने फोर्स लगाया उस पर, वो गतिमान हो गया या गतिमान होने की स्थिति में आ गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। यानी कि ये फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स फैक्टर, यानी एक्सटर्नल फैक्टर। यहां पे देखिए, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाह्य। फैक्टर मतलब कारक, मतलब ये जो बल है वह बाह्य कारक है जो पुल दैट चेंज, यानी कि जिस पर हम थोड़ा सा पुल करें तो उसकी अवस्था क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। या यहां पे देखिए और लिखा है, या ट्राइज, ट्राई मतलब और भी कोशिश करने से या प्रयास करता है। ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी वो वस्तु की या तो वस्तु में चेंजिंग कर दे, पूर्ण तरीके से चेंजिंग कर दे, और या उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करे। क्या कहलाता है? कॉल्ड फोर्स कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स का परिभाषा में एक जगह से और मिलता है, आप अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, जड़त्व के नियम से। किससे भैया? जड़त्व के नियम से। आपका ये आपको मैंने बताया था न्यूटन्स लॉ में। किसमें?
न्यूटन्स लॉ में आपको मैंने बताया था कि न्यूटन के 3 नियम होते हैं। उसमें पहला नियम मैंने बताया था कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फैक्टर काम ना करे, यानी कोई जब तक बाह्य बल कार्य ना करे। तो क्या वहां से आपका ये बल का परिभाषा मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? या यूं कह सकते हैं कि जड़त्व के नियम से ही हमें बल की परिभाषा मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं न्यूटन्स के द्वारा ही ये बल का परिभाषा आपको मिल चुका है कि एक ऐसा बाह्य कारक जो किसी वस्तु पर जब लगता है तो उसकी अवस्था को परिवर्तित कर देता है, क्या कहते हैं? कॉल्ड फोर्स, यानी उसको क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि सर अभी जैसे साइंस में न्यूटन्स लॉ वर्क करता है, कार्य करता है, तो हमारी जिंदगी में न्यूटन्स लॉ कहां कार्य कर रहा है? हमारे अन्य अन्य कार्यों में कहां न्यूटन्स लॉ कार्य कर रहा है? जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे तो न्यूटन्स लॉ या अन्य चीजें जो हमें नियम जो भी बताए जाते हैं, रूल्स बताए जाते हैं, वो तो लागू हो रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे आगे अन्य जीवन में भी ये चीजें कार्य करती हैं? तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं और आप वहां का जो बाबू होता है उससे आपको अपनी फाइल जो है सिग्नेचर करवानी है, वहां का जो बाबू है उससे आपको अपनी फाइल सिग्नेचर करवानी है, और आप उसके पास ऐसे 2 दिन खड़े रहिए, 3 दिन खड़े रहिए, 4 दिन खड़े रहिए, लेकिन वो आपका फाइल सिग्नेचर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब तक कि आप जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाले और 2000 का एक बढ़िया सा नोट दिखाए और आपकी फाइल क्या हो जाती है? सिग्नेचर हो जाती है, आपका फाइल जो है अप्रूव हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। यानी कि यहां पे न्यूटन्स का कौन सा लॉ काम कर रहा है? आप सभी लोग बताएं, मुझे प्यार से बताएं, अच्छे तरीके से बताएं। जो भी स्टूडेंट्स इस साइंस पेड का साइंस पढ़ रहे हैं वो अच्छे तरीके से मुझे बताएं कि यहाँ पे न्यूटन्स का कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे बताने की कोशिश करें कि यहाँ पे न्यूटन्स का कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है, कौन सा नियम कार्य कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे न्यूटन्स का, ध्यान दीजिएगा, यहां पर न्यूटन का तीसरा नियम कार्य कर रहा है। कौन सा नियम कार्य कर रहा है? तीसरा नियम कार्य कर रहा है। मैंने बताया था एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट, एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट गिव्स रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब क्या है? जब किसी वस्तु पर हम क्रिया करते हैं तो उसके समान ही वो वस्तु हमें क्या देती है? प्रतिक्रिया देती है। यानी कि अगर हम एक्शन करते हैं या एक्शन है तो उसके विपरीत हमें क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है। और हमने एक्शन में क्या नोट दिखाया और रिएक्शन में हमारा फाइल क्या हो गया? सिग्नेचर हो गया। दैट्स यहां पे कौन सा लॉ कार्य कर रहा है? न्यूटन का तीसरा नियम कार्य कर रहा है। तो आया ना आपके लाइफ में इसका वर्क? तो कहने का मतलब यह है कि बल को देखते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है। अब देखिए यहां पे एक चीज आपको हम और बता दें कि बल में क्या होता है, बल का सूत्र क्या होता है, कैसे सूत्र निकलता है। जैसे जब किसी भी वस्तु पर आरोपित बल जो होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल, और बल को किससे दर्शाते हैं? एफ से क्योंकि फोर्स होता है। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान, मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि m से मास होता है और ये से आपका एक्सीलरेशन होता है, यानी कि त्वरण और मास, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण का अगर गुणनफल करेंगे तो वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? फोर्स के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? फोर्स के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आप ये पूछ सकते हैं, यहां ये भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि अनुक्रमानुपाती किसको कहते हैं? अनुक्रमानुपाती क्या होता है, ये भी आप पूछ सकते हैं। तो अनुक्रमानुपाती में हम आपको बता दे रहे हैं आज अच्छे तरीके से आप सुन लीजिए। आपको नहीं पता होगा तो आप इसका जानकारी कर सकते हैं कि अनुक्रमानुपाती किसको कहते हैं। आज हम बता रहे हैं आपको अनुक्रमानुपाती जो आपका है, अनुक्रमानुपाती, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि समानुपाती ही है। क्या है? समानुपाती ही है। पूर्ण तरीके से नहीं कह सकते हैं, लेकिन अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी कहते हैं। अब अनुक्रमानुपाती है क्या? अनुक्रमानुपाती यह दर्शाता है कि अगर हमारी जो पहली राशि जो है अगर वो बढ़ रही है, पहली राशि, तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, आज पहली बार इस चीज को मैं बता रहा हूं इस चैनल पर
कि अगर हमारी पहली राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। ये कौन बता रहा है? अनुक्रमानुपाती बता रहा है। और अगर हमारी पहली राशि घटेगी, क्या होगा? घटेगी, तो दूसरी राशि भी क्या होगी? घटेगी। अब समझ में आ गई बात? यानी कि अगर पहली राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी, और अगर पहली राशि घट रही है तो दूसरी राशि भी घटेगी। ये होता है अनुक्रमानुपाती। तो आइएगा हम फोर्स को देखते हैं। तो फोर्स हमारा क्या होता है? किसी वस्तु पर जो आरोपित बल होता है वो उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए, अनुक्रमानुपाती को जब हम हटाते हैं तो यहां पे हम एक नियतांक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नियतांक का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यह, और अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो इज इक्वल टू में लाएंगे, ठीक है ना, यानी कि बराबर में लाएंगे। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे अनुक्रमानुपाती के रूप में क्या यूज कर लिए? के यूज कर लिए, और यहाँ पे क्या है? यम और ये आपका सूत्र हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें के को हटाना पड़ता है क्योंकि ये नियतांक है। क्या है? नियतांक। के इज कांस्टेंट, नियतांक। यहां पे अगर हम के बराबर 1 रख दें, क्या रख दें? 1 रख दें, तो फिर ये सूत्र आपका क्या हो जाएगा? F इक्वल टू यम ए। क्या हो जाएगा भैया? F इक्वल टू यम ए। यानी हमें बल का सूत्र क्या मिल गया? बल का सूत्र क्या मिल गया? F बराबर यम ए। ये आपको सूत्र मिल गया, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये आपके फोर्स का सूत्र हो गया। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि जो आपका बल है इसका मात्रक क्या होता है। तो आप ध्यान से देखिए, बल का मात्रक ध्यान दीजिएगा। बल का मात्रक आप देख लीजिए, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक पहले तो आप जान लीजिए कि बल भी कहां से निकला हुआ है? न्यूटनवा के जो नियमों से निकला हुआ है। तो बल का भी मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि न्यूटन है आपका जो है बल का मात्रक है। ठीक है। अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया, उसी ने गुरुत्वाकर्षण को खोजा। ठीक है, कई धारणाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अचानक उसके सर पे आकर के एक एप्पल गिरता है, सेब गिरता है, और वहीं से वो सोचा कि ये सेब क्यों गिरा नीचे। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि न्यूटन अपने स्कूल में बैठा हुआ था, या यूं कहें कि अपने घर पर बैठा हुआ था और खिड़की से देख रहा था, और अचानक एक पेड़ से एक सेब टूट करके जमीन पर गिरता है। तो वो सोचता है क्यों ये जमीन पर गिर रहा है, तो वहां से अपने कमरे से, या यूं कहें कि स्कूल के उस खिड़की से वो पुस्तक को फेंकता है, पेन को फेंकता है, और वो पुस्तक फिर कहां पे जाकर के गिरती है? नीचे ही गिरती है। तो वो ये सोचने लगता है कि आखिर में सारी वस्तुएं नीचे ही जाकर के क्यों गिर रही हैं, क्या कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है, आखिर में दो पिंडों के बीच में कौन सा फोर्स कार्य करता है। इन सब चीजों के बारे में वो सोचने लगा। तो कई सारी धारणाएं हैं न्यूटन के बारे में। तो यहाँ पे न्यूटन का, यहाँ पे मात्रक कौन है फोर्स का? न्यूटन है। न्यूटन क्यों है? क्योंकि उसका नाम ही है और उसी ने खोज किया, तो न्यूटन इसका मात्रक हो गया। और आपको बता रहे हैं जो आपका मात्रक कार्य करता है, वैसे इसको एसआई पद्धति का मात्रक कहते हैं। और यहाँ पे बता दे रहे हैं कि F इक्वल टू जो यम में आपका है, इसका मात्रक क्या निकलेगा। तो आपको बता दें कि ये द्रव्यमान है, आपको पता है। और द्रव्यमान को किसमें आप मापते भैया? किलोग्राम में, यही तो मापते हैं। हमने आपको कई पद्धतियां बताई थी, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति या पीएस पद्धति। ठीक है ना। तो यहाँ पे मास का जो आपका मात्रक होता है क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है। और त्वरण का मैंने मात्रक आपको बताया था, ध्यान दीजिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बताया था कि नहीं बताया था? त्वरण का मैंने आपको मात्र बताया था क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, पहले ही बताया था। तो देखिएगा यहां पे क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका पूरा हो गया क्या? फोर्स का मात्रक हो गया। क्या क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। ये आपका हो गया किसका मात्रक? बल का मात्रक हो गया। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, कौन होता है? न्यूटन। और ये आपका यमकेश कह लीजिए, यमकेश पद्धति में क्या मात्रक होता है? किलोग्राम मीटर प्रति